हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुग्ध रसायन, मिल्क केमिस्ट्री चैप्टर या फिर डेयरी केमिस्ट्री भी अपने इसको बोलते हैं। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला काम आपको यही करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को इस चैनल पे नई नई वीडियो आराम से मिल जाए। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक हमारा है दूध। दूध हमारा टॉपिक है। तो दूध हमारे भोजन का क्या है, एक आवश्यक अंग है। इसके अंदर क्या होता है, भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व। भोजन में कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व होते हैं? भोजन में एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन, जल। हमारे भोजन में 6 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। किसी भी भोजन को संतुलित भोजन तभी बोला जाता है जब इसमें ये आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पाया जाता है प्रोटीन, तीसरी पाई जाती है वसा, चौथा होता है खनिज पदार्थ, फिर होते हैं विटामिन और लास्ट में क्या होता है? जल। ये पोषक तत्व जिसके अंदर पाए जाएंगे उसको भोजन को संतुलित भोजन कहा जाएगा। इसका मतलब दूध को संतुलित भोजन में या संपूर्ण आहार की संज्ञा इसको दी गई है। संपूर्ण आहार इसे बोला जाता है। अगर हम बात करें अब किसकी, दूध की परिभाषा की, तो दूध की परिभाषा ध्यान से देखें सारे। दूध को 3 तरीके से परिभाषित किया गया है। कितने तरीके से? 3 तरीके से परिभाषित किया गया है। पहला होता है व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ, दूसरा होता है जैविक दृष्टिकोण से। कौन से दृष्टिकोण से? पहला होता है व्यापारिक दृष्टिकोण से, दूसरा होता है जैविक दृष्टिकोण से और तीसरा होता है रासायनिक दृष्टिकोण से। 3 दृष्टिकोणों से दूध की परिभाषा दी गई है। पहली व्यापारिक दृष्टिकोण से दी गई है, दूसरी जैविक दृष्टिकोण से दी गई है और तीसरी किस हिसाब से दी गई है? रासायनिक दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम दूध की सिंपल परिभाषा पढ़ते हैं। सिंपल परिभाषा के अंदर क्या लिखा हुआ है कि दूध जो होता है वो स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथि से प्राप्त किया गया वह तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत पश्चात उसके पोषण के लिए स्रावित होता है। दुग्ध ग्रंथियों से ये निकलता होता है। दुग्ध ग्रंथियों से किस लिए निकलता है? ये नवजात शिशु को पोषण देने के लिए स्रावित होता है। यह परिभाषा जैविक दृष्टिकोण से दी गई है। तो ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को जैविक दृष्टिकोण से दूध की परिभाषा बोला जा सकता है। क्या कहते हैं इसको? कि दूध जो होता है वो स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथि से प्राप्त वो तरल पदार्थ होता है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत पश्चात उसके पोषण के लिए स्रावित किया गया है। इससे साधारण दूध और असाधारण दूध जैसे खीस आदि में कोई विभेद नहीं रखा गया। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जो खीस युक्त दूध होता है ना, खीस युक्त दूध होता है वो हमारा व्यापारिक दृष्टिकोण के अंदर शामिल नहीं किया जाता। जैविक दृष्टिकोण जो है उसके अंदर क्या किया गया, ये लिखा ना, इससे साधारण और असाधारण दूध जैसे खीस आदि में कोई विभेद नहीं किया गया। लेकिन जब व्यापारिक दृष्टिकोण से हम बात करते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से हमें क्या किया जाता है? खीस युक्त और बिना खीस युक्त दूध के अंदर वहाँ पर विभेद किया गया है। लेकिन जैविक दृष्टिकोण के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जैविक दृष्टिकोण से के अंदर खीस और बिना खीस वाले दूध में कोई भी भेद नहीं किया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे कौन सी परिभाषा? व्यापारिक दृष्टिकोण से परिभाषा। तो ध्यान से समझना, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या परिभाषा दी गई है कि एक या एक से अधिक स्वस्थ पशुओं से जिनका भली प्रकार से पोषण हुआ हो, जब ये बच्चे को जन्म देते हैं, वत्स जनन देते हैं, तो वत्स जनन के 15 दिन बाद और 15 दिन पहले और 10 दिन बाद की, मतलब जब कोई पशु है वो बच्चे को जन्म देने वाला होता है तो बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले का और बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद का जो दूध होता है उसे व्यापारिक दृष्टिकोण में शामिल नहीं किया जाता। ये लिखा हुआ है ना, 15 दिन पहले और 10 दिन बाद जो दूध होता है उस दूध को व्यापारिक दृष्टिकोण में शामिल नहीं किया जाता। उसके अलावा जो दूध होता है, मतलब वत्स जनन के 15 दिन पहले और 10 दिन बाद को छोड़कर जो दूध बचेगा उस दूध को क्या बोला जाएगा? व्यापारिक दूध की परिभाषा या व्यापारिक दूध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो देखो, एक बार दोबारा पढ़ो। एक या एक से अधिक स्वस्थ पशुओं से जिनका भली प्रकार से पोषण हुआ होता है, वत्स जनन
जनन के 15 दिन पूर्व और 10 दिन पश्चात, मतलब ना तो 15 दिन पूर्व वाले को शामिल करना है और ना 10 दिन पश्चात वाले को शामिल करना है। 15 दिन पूर्व और 10 दिन पश्चात जो क्या होता है, जो ताज़ा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं। इनको क्यों नहीं शामिल किया जाता? 10 दिन पश्चात तक जो दूध प्राप्त होगा ना, उस दूध में खीस पाई जाती है और जो खीस युक्त दूध होता है उसको व्यापारिक दृष्टिकोण से मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण के अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो ये बात याद रखना कि 10 दिन पश्चात तक का जो दूध था उसमें क्या पाई जाती है, उसमें खीस पाई जाती है, इसीलिए उस दूध को व्यापारिक दूध में शामिल नहीं किया जाता। तो ये कहते हैं कि इसमें दूध में ये हमें याद रखना है कि इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, इसमें ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3.25%। कितनी पाई जाती है? 3.25% पाई जाती है। और वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी पाई जाती है? 8.5% पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर तुम्हारा क्या है, वसा रहित ठोस पदार्थ कितने हैं और तुम्हारी वसा कितनी है। तो इसके अंदर वसा कितनी होती है? वसा तुम्हारी होती है इसके अंदर, वसा इसकी तुम्हारे अंदर कितनी होती है? वसा इसके अंदर होती है तुम्हारी 3.25% और ठोस पदार्थ कितने होते हैं? 8.5% होते हैं। तो ये हमारी व्यापारिक दृष्टिकोण और जैविक दृष्टिकोण दोनों दृष्टिकोणों से परिभाषा मैंने तुम लोगों को करवा दिया है। जैविक दृष्टिकोण में सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि वत्स जो मतलब पशु होते हैं, पशुओं से वत्स जनन के पश्चात जो लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है। लैक्टियल क्षरण क्यों बोला गया है इसको? लैक्टियल क्षरण इसको इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दूध में लैक्टिक अम्ल होने के कारण इसे लैक्टियल क्षरण बोला गया है। समझ में आ गई आप लोगों को इतनी बात? तो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अब अपने पढ़ते हैं रासायनिक दृष्टिकोण से परिभाषा। तो रासायनिक दृष्टिकोण के अंदर क्या लिखा हुआ है? दूध एक विषमांग पदार्थ है। विषमांग का क्या मतलब होता है? सम्मांग का तो मतलब होता है दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है सम्मांगी और दूसरा होता है विषमांगी। सम्मांगी के अंदर क्या होता है, वो जो अवयव होते हैं वो एक दूसरे में इस तरीके से घुले हुए होते हैं कि इनको अलग करना क्या हो जाता है? मुश्किल। जैसे चीनी और पानी, जब चीनी के अंदर क्या किया जाता है? चीनी के अंदर पानी को मिलाया जाता है तो अब इसको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। इसको पृथक करना क्या होता है? मुश्किल होता है। लेकिन याद करो, दूध जो होता है, दूध के अंदर से हम जो वसा होती है उसको अलग कर सकते हैं। दूध के अंदर वसा को अलग किया जा सकता है। जैसे ही दूध को हम गर्म करना शुरू करते हैं तो गर्म करने पर तुम देखते हो कि उबले हुए दूध में ऊपर पीली पीली ऐसे हल्की हल्की सी बूंद दिखाई देती हैं, तेल की बूंद दिखाई देती हैं। तो वो जो तेल की बूंद होती है वो वसा ही तो होती है। तो इसीलिए याद रखना, ये कौन सा उत्पाद होता है? ये एक विषमांगी उत्पाद है। ये एक विषमांगी उत्पाद है जिसमें वसा, प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में पाया जाता है कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दूध में कैरोटीन प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? इसके अंदर कैरोटीन प्रोटीन भी पाया जाता है। याद रखना, जो गाय का दूध होता है, गाय का जो दूध है उसमें कैरोटीन प्रोटीन जो होगा, गाय के दूध के अंदर क्या पाया जाएगा? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाएगा। कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा गाय के दूध में? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन प्रोटीन। अगर हमसे कोई पूछे कि गाय का जो पीला दूध होता है ना, गाय का कौन सा दूध, जो पीला दूध होता है गाय का, वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो ये बात याद रखोगे आप लोग। ये कहता है कि दूध एक विषमांग उत्पाद होता है जिसमें वसा और क्या पाई जाती है? प्रोटीन और क्या पाई जाती है? शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है? अगर हम बात करें तो दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है दूध के अंदर? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा। और लैक्टोज शर्करा का हिंदी में भी एक और नाम होता है, कभी कभी इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्धम। क्या बोलते होते हैं इसको?
दुग्धम बोलते होते हैं। तो ये दोनों वर्ड याद रखना। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है या कभी कभी उसको दुग्धम भी बोला जाता है। तो अब देखें ध्यान से इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि दूध एक विषमांग उत्पाद है जिसमें वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज पदार्थ तथा अन्य अवयव क्रमशः इमल्शन, कोलाइडी, निलंबन तथा वास्तविक विलयन के रूप में जल की सतत तरल प्रावस्था में उपलब्ध रहते हैं। इमल्शन का मतलब होता है पायस। इमल्शन या पायस क्या होता है? पायस होता है जब तुम्हारा जो विलय होता है और जो विलायक होता है, कौन? जब तुम्हारा विलय और कौन? विलायक, ये दोनों कौन सी अवस्था के अंदर होते हैं? विलय और विलायक तुम्हारा दोनों द्रव अवस्था के अंदर होते हैं, तो उसे कहा जाता है पायस। अब जो दूध है, दूध के अंदर विलय कौन है? दूध के अंदर जो विलय है वो है वसा। वसा, दूध में वसा विलय होती है और वसा यहाँ पर कौन सी अवस्था के अंदर है? द्रव अवस्था के अंदर है, वसा बोल देते हैं। तो विलय तुम्हारी वसा है और विलायक तुम्हारा पता ही है, विलायक तुम्हारा कौन है? जल है। कि जल के अंदर वसा जो है वो घुली हुई है, इसीलिए पानी और तेल, जैसे याद रखना जो पानी और तेल होता है, पानी प्लस तेल, इसका जो मिश्रण होता है उसे कहा जाता है पायस। तो पानी में तेल या वसा जो होती है, यहाँ वसा तुम्हारी दुग्ध वसा की बात की जा रही है, यहाँ तेल नहीं लिया गया, यहाँ क्या ली गई है? यहाँ वसा ली गई है, दुग्ध वसा ली गई है। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? इमल्शन। इमल्शन एक प्रकार का कौन सा विलयन होता है? इमल्शन एक प्रकार का कोलाइडी विलयन ही होता है। इमल्शन एक प्रकार का कौन सा विलयन होता है? कोलाइडी विलयन ही होता है। तो इसने यही बात बोली हुई है। क्या बोला हुआ है इसने ये बोला है कि ये जितने भी अवयव होते हैं, वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज पदार्थ, ये क्रमशः इमल्शन के रूप में, कोलाइडी निलंबन के रूप में तथा वास्तविक विलयन के रूप में। वास्तविक विलयन क्यों बोला गया? क्योंकि जो चीनी है, शर्करा है, शर्करा चीनी प्लस पानी का जो विलयन होता है, चीनी प्लस पानी का जो विलयन होता है वो होता है वास्तविक विलयन। तो पानी में यहाँ जो शर्करा घुली हुई है वो कौन सा विलयन बना रही है? वास्तविक विलयन बना रही है। ध्यान से समझना। कोलाइडी इसीलिए बोला गया क्योंकि पानी में तुम्हारी क्या प्रेजेंट है? वसा। जब पानी में वसा प्रेजेंट होती है तो वो मिलकर क्या बनाती है? कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो कोलाइडी निलंबन शब्द इस्तेमाल किया गया। अगला शब्द उसने इस्तेमाल किया है क्या? वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन क्यों बोला गया है? कि जब पानी में शर्करा मिली हुई होती है तो पानी में शर्करा मिलकर कौन सा? पानी में चीनी मिलकर कौन सा विलयन बनाती है? वास्तविक विलयन बनाती है। इसीलिए यहाँ पर ये तीनों शब्द आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इमल्शन का मतलब तो यहाँ है क्या? वसा प्लस जल। वसा और जल का मिश्रण यहाँ पर इमल्शन कहलाता है। और वसा और जल जब मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और वसा के इसके अलावा इसके अंदर क्या मिला हुआ है? इसमें पानी के अंदर चीनी भी मिली हुई है, शर्करा भी मिली हुई है, लैक्टोज शर्करा मिली हुई है। तो पानी और शर्करा मिलकर क्या बनाते होते हैं? पानी और शर्करा मिलकर बनाते हैं वास्तविक विलयन। तो अब ध्यान से समझो इस परिभाषा को। ये लिखा हुआ है कि ये इस तरीके से ये जितने भी अवयव है वो आपस में इमल्शन के तौर पर, कोलाइडी, निलंबन तथा वास्तविक विलयन के रूप में जल की सतत तरल प्रावस्था में उपलब्ध होते हैं। वास्तव में देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है। वास्तव में दूध को परिभाषित करते समय हमें दो विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो इसमें खीस रहित दूध आना चाहिए। मैंने तुम लोगों को बात बता दी थी कि खीस युक्त जो दूध होता है वो व्यापारिक दूध के अंदर शामिल नहीं किया जाता, तो खीस रहित दूध होना चाहिए। दूसरा, अपमिश्रित दूध को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। अपमिश्रित दूध का मतलब जैसे कई होते हैं जो दूध के अंदर क्या मिला देते हैं? दूध के अंदर दूध को गाढ़ा करने के लिए उसमें आटे की मिक्सिंग कर देते हैं। आटे के अलावा कई लोग इसके अंदर आलू की भी मिक्सिंग कर देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी मिक्सिंग की जाती है इसके अंदर। तो ये जो है अपमिश्रित दूध, जैसे एक होता है कृत्रिम दूध। कृत्रिम दूध के अंदर क्या होता है? जो कृत्रिम दूध होता है, कृत्रिम दूध के अंदर दूध में डिटर्जेंट मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? दूध के अंदर डिटर्जेंट मिला दिया जाता है। तो कई बारी दूध में बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण किया जाता है, तो इस प्रकार के दूध को क्या कहा जाता है? अपमिश्रित दूध कहा जाता है। तो ये बात याद रखना। दूध को परिभाषित करते समय एक तो उसमें खीस रहित दूध आना चाहिए और दूसरा अपमिश्रित दूध जो है उसे भी दूध की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता। तो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखें हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है? दूध के अवयव। तो देखें दूध के अवयव के अंदर क्या होता है।
दूध एक अपारदर्शी द्रव है। अपारदर्शी का क्या मतलब होता है? जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। पानी पारदर्शी होता है, पानी के आर पार देखा जा सकता है, लेकिन दूध अपारदर्शी द्रव है, दूध के आर पार नहीं देखा जा सकता। किस किस से मिलकर बना होता है? ये वसा से, प्रोटीन से, लैक्टोज से, खनिज पदार्थ और जल से मिलकर बना होता है। दूध में विभिन्न अवयव समान मात्रा में नहीं पाए जाते। मतलब ये जो है ये सारे के सारे समान मात्रा में होंगे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और कुछ क्या होते हैं वो कम होते हैं। अब ध्यान से समझे इसमें आगे। ये कहते हैं कि दूध में विभिन्न अवयव समान मात्रा में नहीं पाए जाते, इसमें सदैव भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता बहुत से कारणों से, जैसे पशुओं को खिलाया जाने वाला चारा। अब कई बारी क्या होता है, ध्यान से, एक हरा चारा खिलाते हैं, हरा चारा खिलाने से दूध की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती होती है? दूध की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर क्या किया जाए, हरा चारे की जगह उसके अंदर क्या खिलाया जाता है? उसको खल खिलाई जाती है। जब खल खिलाई जाती है तो दूध की मात्रा नहीं बढ़ती, लेकिन दूध में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये बात याद रखना, जो हम चारा खिला रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर हरा चारा खिलाते हो तो हरा चारा खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है? दूध की मात्रा। लेकिन अगर क्या करते हो, खल का चारा खिलाते हो, खली का चारा खिलाते हो, तो उस टाइम पे दूध की मात्रा नहीं बढ़ती, लेकिन दूध के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? वसा की मात्रा बढ़ जाती है। तो पहला तो चीज़ हो गई खिलाने वाला चारा। इसके अलावा पशु की उम्र। जब पशु क्या होता है? जवान होता है, उसकी उम्र कम होती है, तो उसमें दूध क्या पाया जाता है? ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे पशु क्या होने लगता है? बूढ़ा होने लगता है। जैसे जैसे पशु बूढ़ा होने लगेगा वैसे वैसे क्या होगा? उसके अंदर दूध की मात्रा टाइम टू टाइम क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे कहते हैं, एक तो क्या है? पशुओं को खिलाया जाने वाला चारा, दूसरा पशु की उम्र, तीसरी जलवायु। जलवायु का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता होता है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग पशु की किस्म का दूध अलग अलग संगठन का होता है। जैसे गाय का दूध होता है, गाय के दूध में वसा क्या होती है? कम होती है। भैंस के दूध में वसा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये याद रखना, अलग अलग जानवर का दूध है उसके अंदर भी क्या होगा? ये चीज़ें अलग अलग पाई जाएगी। दूध में पाए जाने वाले अवयवों की उपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो है वसा और एक है वसा रहित ठोस पदार्थ। एक तो क्या है? वसा है और एक क्या है? वसा रहित ठोस पदार्थ है। जल इन दोनों प्रकार के अवयवों के वाहक के रूप में कार्य करता है। मतलब ये जल के अंदर क्या होते हैं? दोनों जल होगा जो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या करेगा? कार्य करेगा। दूध में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। तो पहले ध्यान से समझना, पहले अपने पढ़ रहे हैं दुग्ध वसा। तो दुग्ध वसा के अंदर ध्यान से देखो, दुग्ध वसा दूध का एक मुख्य अवयव होता है जो कि सबसे अधिक भिन्नता रखता है। वसा दूध में पायस के रूप में पाई जाती है। तो मैंने तुम्हें बताया था पायस क्या होता है? पायस होता है जल में वसा का मिश्रण। जल में जो वसा का मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? पायस कहा जाता है। तो जल के अंदर जो दूध में क्या होती है? जो वसा होती है, दूध में जो वसा होती है वो पानी में ही तो घुली हुई होती है ना, तो इसीलिए कहा है कि दूध में पायस के रूप में उपस्थित होती है। इसीलिए ये आसानी से पच जाती है। दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, जिसे दूध से अलग भी किया जा सकता है। हम लोगों को पता है हमें दूध से क्या करनी है, अगर क्रीम अलग करनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल करते हैं। अपकेंद्रण विधि क्या होती थी? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा लस्सी वगैरह चलाई जाती है दूध में। जब हम क्या करेंगे, दूध के अंदर जब हम तेजी से दूध को जब तेजी के साथ ऐसे घुमाया जाता है तो तेजी के साथ घुमाने पर क्या होगा? उसकी जो हल्की हल्की क्रीम होगी, उसके अंदर जो हल्की क्रीम होती है या हल्के वसा के जो कण होते हैं वो कण कहाँ आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें बाद में क्या कर लिया जाता है? पृथक कर लिया जाता है, तो आसानी से अलग हो जाते हैं। उसके बाद देखो दूध की वसा के मुख्य अवयव कौन से हैं? दूध की वसा के मुख्य अवयव वास्तविक वसा होती है, एक तो इसमें ट्रू फैट होती है, इसके अलावा इसमें फास्फोलिपिड पाए जाते हैं, स्टीरोल तथा स्वतंत्र वसीय अम्ल पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड के अंदर क्या होता है? फास्फोलिपिड वो होते हैं जिनके अंदर
लिपिड तो होता है, लिपिड के साथ साथ क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल के अलावा इसमें एक पाई जाती है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार, ये तीनों मिलकर कौन कौन, लिपिड और कौन, फास्फोरिक अम्ल और कौन, नाइट्रोजनी क्षार, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, फास्फोलिपिड का निर्माण करते हैं। तो देखो फास्फोलिपिड हो गया स्टीरोल। स्टीरोल से एक प्रकार के क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो पढ़ो, देखो अब क्या लिखा हुआ है, फास्फोलिपिड पाए जाते हैं, स्टीरोल स्वतंत्र वसीय अम्ल पाए जाते हैं। और अब वसीय अम्ल 3 प्रकार के थे, याद हो तो मैंने तुम लोगों को बताया था। वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो वसीय अम्ल था हमारा वो था स्टीयरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला था, सी तो होते हैं 17, एच कितने होते हैं 35, सी 17 एच 35 COOH, ये होता है तुम्हारा कौन सा अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, सी 17 एच 35 COOH। इसके अलावा और इसमें क्या होता है, एक इसमें होता है पोमेटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है इसमें, पोमेटिक अम्ल होता है। पोमेटिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, सी 15 होते हैं उसमें, एच होते हैं 31। याद रखना 2 गुने से 1 ज़्यादा, 15 दूना 30, 30 और 1 31, तो सी 15 एच 31 COOH, ये तुम्हारा पोमेटिक अम्ल होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक इसमें पाया जाता है ओलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ओलिक अम्ल। तो मैंने तुम्हें बताया था ओलिक अम्ल जो होता है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब तक हमने जो 2 पढ़े थे ना, कौन से, स्टीयरिक अम्ल और पोमेटिक अम्ल, उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो संतृप्त वसीय अम्ल थे, वो संतृप्त थे। ये क्या है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये असंतृप्त वसीय अम्ल है। इसके अंदर क्या होता है, सी 17 होते हैं, एच होते हैं 33, 2 गुने से 1 कम होता है, सी 17 एच 33 COOH, ये तुम्हारा हो गया ओलिक अम्ल, ये तुम्हारा असंतृप्त वसा अम्ल है। ठीक है, तो अब पढ़ो, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें ओलिक अम्ल 33% होता है, पोमेटिक अम्ल 25% होता है। दूध वसा में कुल मिलाकर 43% असंतृप्त वसीय अम्ल, कितने, 43% असंतृप्त वसीय अम्ल और 57% संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो संतृप्त कौन कौन से हैं, संतृप्त एक तो है तुम्हारा कौन सा, स्टीयरिक, एक तो संतृप्त तुम्हारा कौन सा है, एक तो तुम्हारा स्टीयरिक अम्ल संतृप्त है और एक तुम्हारा पोमेटिक अम्ल संतृप्त है। इनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये तुम्हारे संतृप्त वसा अम्ल है। और अगर तुमसे पूछा जाए असंतृप्त कौन है, तो असंतृप्त तुम्हारा है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल तुम्हारा असंतृप्त होता है। तो अब देखें ध्यान से, आगे क्या कहता है कि वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि 1 ग्राम दूध से कितनी, 1 ग्राम दूध से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम दुग्ध वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा ही ये। इसके अलावा इसके अंदर तुमसे पूछा जाता है कि वसा के अंदर प्रोटीन कौन से पाए जाते हैं। तो वसा के अंदर देखो विटामिन 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होते हैं जल विलय विटामिन और एक होते हैं वसा विलय विटामिन। जो जल में विलय विटामिन होते हैं ना, जल में विलय विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक तो कौन सा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और एक होता है विटामिन सी। ये दोनों जल में विलय होते हैं। और ये जो विटामिन है ADEK, ये कौन से होते हैं, ये वसा में विलय विटामिन होते हैं। तो ये याद रखना, वसा में विलय विटामिन ADEK होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुग्ध वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और इसके अंदर कितने ये वाले विटामिन पाए जाते हैं, ADEK। अब ध्यान से देखो आगे क्या लिखा हुआ है। सामान्यतः गाय के दूध में 4.8% क्या पाई जाती है, दुग्ध वसा पाई जाती है। ये बात याद रखना कि किसके दूध में कितनी वसा पाई जाती है। तो गाय के दूध में 4.8% वसा पाई जाती है। उसके बाद देखो जो मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस के दूध में क्या पाई जाती है, मुर्रा भैंस के दूध में
7.6% वसा पाई जाती है, 7.6%। और जो मानव दूध होता है, मानव दूध, उसमें कितनी वसा पाई जाती है? मानव दूध के अंदर हमारी वसा पाई जाती है 3.7% वसा। तो ये बात याद रखना, किसके दूध में कितनी वसा पाई जाती है, गाय के दूध में, फिर मुर्रा भैंस के दूध में, और फिर मानव दूध के अंदर 3.7% वसा पाई जाती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने दूध की तीनों परिभाषाएं आपको समझाई थी, और इसके अलावा इसका एक अवयव मैंने तुम लोगों को समझाया है, दुग्ध वसा। बाकी का जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल के टाइम में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एग्रीकल्चर के बच्चे, और उनको इन वीडियो की सख्त ज़रूरत है। तो आपके पास जितने भी आपके संपर्क में एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि सारे बच्चों के ये वीडियो काम आ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और आगे का चैप्टर हम उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू।